जय हिंद दोस्तों, यशराज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ कहता है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण यहाँ तक हो गया था। आगे का है देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका, यानी जो हमारा देश भारत है उसका आर्थिक विकास में हमारा बिहार का क्या भूमिका है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ कहता है बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक होगा। आगे कहता है चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड को स्थापित करने की बात हो, अब बिहार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेत्स ने विश्व के संदर्भ में यह कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, ठीक उसी तरह किसी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व की संपन्नता के लिए घातक होती है। उपरोक्त कथन की सार्थकता इस बात में है कि बिहार को पिछड़ा और गरीब रखकर हम भारत के विकास एवं समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ अत्यधिक उर्वरक भूमि यानी फर्टाइल लैंड है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में अनवरत जल प्रवाह रहता है। यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाते हैं। यदि बिहार की नदियों को परस्पर जोड़ कर जल संसाधन के उपयोग की योजना को लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है तथा दक्षिणी बिहार को सिंचाई की सुविधा के द्वारा सूखे से राहत दिलाई जा सकती है। बिहार में दक्ष मानव संसाधनों की कमी नहीं है। न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूरों ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के विकास को फलीभूत बनाया है। देश की सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तथा पंजाब के किसी विकास में बिहार के मानव संसाधनों का प्रमुख योगदान रहा है। आगे कहता है देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार की कृषि और कृषि जन्य या कृषि जनित उद्योग यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के विकास से राज्य का विकास किया जा सकता है। हाल के भी वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ ने बिहार का यहाँ पर आगे कहता है कि कृषि जनित उद्योग यानी कृषि जनित उद्योग क्या है? ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना इत्यादि। आगे कहता है वर्तमान विकास दर 11.03% माना है, जो देश में गुजरात 11.5% के बाद दूसरा है। विगत वर्षों में भारत के विकास की गति में तेजी आई है। विकास की गति के कारण ही वर्तमान दौर की आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर कम हुआ है। यह संतोष की बात है कि विगत वर्षों में बिहार के विकास के लिए कारगर प्रयत्न किए जा रहे हैं। बिहार के प्रगति की इस दौर की प्रशंसा देश भर में की जाने लगी है। यदि देश और बिहार कंधे से कंधा मिलाकर विकास की क्रिया के वर्तमान दौर को कारगर करे तो 21वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टिकोण में भारत विश्व के अग्रणी देशों में आ जाएगा।
यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि देश और बिहार को अगर समान नज़रिए से कंधा मिलाकर अगर विकास की क्रिया को किया जाए, तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि 21वीं शताब्दी में आर्थिक आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो विकसित राष्ट्र के रूप में पूरा दुनिया भर में जाने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है। आगे कहता है, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध है। यानी देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। हर समय सत्ता के गलियारे में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा जोरों से बुलंद किया जाता है। जोरों से बुलंद किया जाता है। हर समय ताकि देश के विकास द्वारा लोगों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा किया जा सके। देश के गरीब लोगों की आकांक्षाएं एवं न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहता है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विगत 60 से अधिक वर्षों में देश के विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। अतः विकास की दर बढ़ने के बावजूद भी गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया है। इसके कारण गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आई है। यहाँ पर एक शब्द आया है गरीबी रेखा, यानी गरीबी रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ जो रेड कलर का जो घेरा में दिया गया है, उसमें लिखा हुआ गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन। गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन यानी बॉर्डर लाइन किया गया। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा लाइन से नीचे के लोगों को गरीब रेखा के नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाता है। इसे संक्षेप में बीपीएल भी कहा जाता है। आगे आता है मनरेगा, यानी ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। यहाँ कहता है समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकती है। देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिसमें उन्हें कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रीय रोजगार देने की योजना बनाई गई है। यह योजना यानी स्कीम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी के तहत की गई है। इसे संक्षेप में मनरेगा कहा जाता है। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। विकास की अवधारणा से हमारा मतलब देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास से है। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से है तथा सभी वर्गों के विकास से हमारा मतलब निष्पक्ष रूप से तथा बिना भेदभाव किए हुए संपूर्ण समाज के विकास से है। इन दिनों सभी वर्गों के सम्यक विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है, जिसे हम आर्थिक शब्दावली में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। इस प्रकार के विकास के द्वारा हमारा प्रयास लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराना होता है। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बिंदु, जो कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इस अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का काफ़ी शोषण हुआ। जो हमने पिछले चैप्टरों में पढ़े हैं उसका ये संक्षिप्त वर्णन किया गया है यहाँ पर। दूसरा बिंदु कहता है अर्थव्यवस्था आजीविकार्जन की एक प्रणाली है। तीसरा, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से इसके विभाजन से है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया।
पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। आगे कहता है आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा देश भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आगे कहता है भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। आर्थिक विकास की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ये संक्षिप्त वर्णन किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आते हैं जिसका सही उत्तर क्या हो सकता है। यहाँ देखिए पहला प्रश्न कहता है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है क में सेवा क्षेत्र, ख में कृषि क्षेत्र, ग में औद्योगिक क्षेत्र, घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ख कृषि क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर होगा ग भारत। तीसरा भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो अपना हिसाब से आपके पर ये छोड़ देते हैं, आप बताइएगा। चौथा है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।